दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 जनवरी 2021 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र कुमार भंडारी। जी हां, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थाओं को तथा व्यक्तिगत स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी के अवसर पर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये संस्थाओं को और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर दिया जाता है। अब इसके बारे में ये देखते हैं कि हम आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में, जी हां, व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। अब राजेंद्र कुमार भंडारी ने क्या किया है? राजेंद्र कुमार भंडारी ने विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी। अब हम बात करते हैं संस्थागत श्रेणी की। तो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स, हिंदी में कहें तो सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए की नगद राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है? तो इसका सही जवाब है रंजन गोगोई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। केंद्र सरकार के आदेशानुसार CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा प्रदान करेगा। विदित हो कि इससे पहले अयोध्या राम जन्मभूमि फैसले के समय भी उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी। और रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि Z+ सुरक्षा क्या है। तो इसके बारे में आप समझिए कि जो SPG सिक्योरिटी है वो भारत में सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा होती है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की सुरक्षा। और उसके बाद Z+ सुरक्षा भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी होती है। और इस सुरक्षा दस्ते में 36 जवान होते हैं, जिसमें NSG कमांडो, दिल्ली पुलिस, ITBP, CRPF के जवान और राज्य के पुलिसकर्मी इत्यादि शामिल होते हैं। और इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। साथ ही सुरक्षा दस्ते में एक जैमर गाड़ी भी होती है जो मोबाइल सिग्नल को जाम कर सकती है। और इसके बारे में हम बात करें कि ये किसे दी जाती है सुरक्षा, तो ये देश के सम्मानित लोगों एवं राजनेताओं को जान का खतरा होने पर ही यह सुरक्षा मिलती है। इसके लिए सरकार के पास आवेदन देना होता है और फिर सरकार खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करती है। गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की समिति यह तय करती है कि संबंधित व्यक्ति को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। अब सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों की हम बात करें तो Z+ सुरक्षा, Z श्रेणी की सुरक्षा, Y श्रेणी की सुरक्षा और X श्रेणी की सुरक्षा, ये सभी आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही जवाब है 32। जी हां, 32 बच्चों को इस 26 जनवरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में जानिए कि भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार इनोवेशन अर्थात नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा एवं बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। और यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था। और पूर्व में इस पुरस्कार को असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कहा जाता था। तो ये पहले इसका ये नाम था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को। जी हां, हमारा देश भारत अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के कारण समूचे विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। इसलिए देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और ये दिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। और यह दिन सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। साल 2023 तक, अगर हम बात करें साल 2023 तक, पर्यटन से राजस्व का लक्ष्य $100 अरब करने का रखा गया है। और ये फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। मतलब भारत ने यह लक्ष्य बनाया है कि हमें पर्यटन से 2023 तक $100 अरब राजस्व इकट्ठा करना है। और ये राजस्व जो है वो फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत में पर्यटन को कितनी महत्वपूर्ण दृष्टि से सरकार देख रही है कि 2023 तक $100 अरब राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। और ये फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है देखो अपना देश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस कंपनी ने एक ही रॉकेट से
143 सैटेलाइट लॉन्च करके भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वो कंपनी है स्पेस एक्स। जी हाँ, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया और स्पेस एक्स ने इन सभी सैटेलाइट्स को केप कैनरेवल फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से उसने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। और हम आगे बात करें, जी हाँ, इसरो ने फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके रिकॉर्ड स्थापित किया था। अब हम बात करें स्पेस एक्स की, तो ये स्पेस एक्स जो है वो निजी क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी है जो कि एडवांस रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट इत्यादि का डिजाइन, निर्माण एवं लॉन्च करने का कार्य करती है। और इसकी स्थापना 2002 में, जी हाँ, इसकी स्थापना हुई है 2002 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने की थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय है हॉथोर्न, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ आई है छत्तीसगढ़ से, तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें जीपीएस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके बारे में जानिए आप कि वाहनों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर भी स्थापित किया जाएगा और सभी जीपीएस में 2 सिम लगी होंगी जिससे नेटवर्क हर वक्त मिल सके। तो हम बात करें कि महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का यह सराहनीय कदम है और इस योजना में लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसे केंद्र और राज्य सरकार 60:40 में वहन करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये योजना का नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये योजना शुरू की गई है सिरोही जिले में जो कि राजस्थान में है। अब इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है और ये योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई है। अब इसके बारे में देखिए कि इस योजना को केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है और इस योजना के तहत कन्या के जन्म होने पर जिला प्रशासन द्वारा फैमिली मेंबर्स को ड्रम स्टिक प्लांट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ड्रम स्टिक प्लांट की, वो भी, और इस न्यूट्रिशनल प्लांट की देखरेख की जिम्मेदारी शिशु कन्या के फैमिली मेंबर्स की होगी। अब हम बात करते हैं कि ये ड्रम स्टिक प्लांट जो है, तो ये ड्रम स्टिक प्लांट से फली की सब्जी बनती है और इसका उपयोग जल को स्वच्छ करने में, हाथ की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और कभी कभी जड़ी बूटियों में भी यानी हर्बल में भी इसका उपयोग होता है। सरकार के इस कदम के पीछे उद्देश्य है कि परिवार कन्या के जन्म को गौरव के रूप में ले और साथ ही लोगों में पर्यावरण सुरक्षा एवं हेल्दी फूड हैबिट्स का विकास हो। तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभ्युदय नामक मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2021 से राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय के शुभारंभ की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार JEE, NDA, नीट, UPSC जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी और ये कोचिंग सुविधा वर्चुअली और क्लासरूम दोनों प्रारूपों में प्रदान की जाएगी। तो आप जानते ही हैं कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना चल पड़ा है, तो ये जो मुफ्त कोचिंग सुविधा है ये ऑनलाइन भी मिलेगी और आप चाहो तो इसको फिजिकली क्लासरूम में जाकर भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस त्रिकोणीय सेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है एमफेक्स 21। जी हाँ, इसके बारे में जान लेते हैं। एमफेक्स 21 नामक इस अभ्यास में नौसेना के जहाजों, सेना के उभयचर सैनिकों और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य अपने आइलैंड्स की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना है और ये अभ्यास 21 से 25 जनवरी 2021 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। तो 21 से 25 जनवरी तक ये जो अभ्यास किया है वो उसका नाम है एमफेक्स 21। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खुरेलसुख उखना ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों ये भी एक न्यूज़ बना है और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उस देश का नाम है मंगोलिया। जी हाँ, मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो किस लिए दिया है? वो है कोविड-19 महामारी, कोरोना की वजह से। इसके बारे में आप जानिए कि मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरेलसुख सुखना ने कोरोना काल में एक महिला के इलाज में बरती गई लापरवाही के कारण जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एक महिला के इलाज में लापरवाही बरती और इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आगे हम बात करें तो ये किस्सा क्या था कि देखिए वहाँ पर बड़ी ठंड पड़ती है, मंगोलिया का एरिया तो आप जानते ही हैं। तो -25 डिग्री सेल्सियस की ठंड में
ये जो महिला थी, इन्होंने नवजात शिशु को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद वो माँ जो थी वो कोरोना पीड़ित थी और बाद में उनका ये वीडियो वायरल हो गया और इस मामले में अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता साफ दिख रही थी। अब संवेदनहीनता क्या थी कि उन्होंने उसके साथ सही ढंग से बर्ताव नहीं किया और जो कपड़े प्रदान करने चाहिए और जितना ठंड को ध्यान में रखते हुए एक माँ का ख्याल रखना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजधानी में हजारों युवक सड़कों पर उतर आए और इस घटना को देखते हुए, इस घटना को बढ़ते हुए देख मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने उस महिला से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं मंगोलिया की। तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खाल्टमाजिन बाटुल्गा और मंगोलिया की मुद्रा है मंगोलियाई टोग्रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सर्द हवा है क्या। तो बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन राजस्थान, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ऑपरेशन राजस्थान में शुरू किया गया और राजस्थान में कहाँ? पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर नजर रखना एवं जैसलमेर, बाड़मेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो आपको पता ही है दोस्तों, ठंड के दिनों में सीमावर्ती इलाकों में भारी ठंड होने की वजह से घना कोहरा हो जाता है और ऐसे में सरकार को यह लगता है कि इस घने कोहरे का फायदा उठाते हुए कहीं आतंकवादी हमारी भारतीय सीमा में प्रवेश न कर जाएं, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सर्द हवा रखा है जो कि राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ का ये अभियान 27 जनवरी तक चला है और बीएसएफ जो है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, तो ये भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। और बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक की हम बात करें तो राकेश अस्थाना और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और बीएसएफ की स्थापना हुई है 1965 में। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बीएसएफ का मोटो क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि ड्यूटी अनटू डेथ, ये जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है ये किसका मोटो है? तो आपको बताना है कि ये बीएसएफ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका शीर्षक है द इनइक्वालिटी वायरस। जी हाँ, द इनइक्वालिटी वायरस नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका सही जवाब है ऑक्सफैम इंडिया ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। असमानता का वायरस यानी द इनइक्वालिटी वायरस शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों भारतीयों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाली खबर यह है कि वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान भारत के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ। अब कोरोना वायरस ने भारत के अरबपतियों और करोड़ों बेरोजगार, अकुशल रोजगार और गरीब पुरुषों और महिलाओं के बीच जो आय की असमानता थी, जो कि पहले ही हमारे देश में आय की असमानता बहुत है अमीरों और गरीबों के बीच में, उस खाई को उन्होंने और बड़ा कर दिया। जी हाँ, ये रिपोर्ट जो है ये नॉन प्रॉफिट ग्रुप ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट में बताया गया है और ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट में शिक्षा, गरीब समुदायों तथा लैंगिक असमानता पर कोरोना महामारी के प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। भारत जैसे देश में जहां पर अमीरों और गरीबों के बीच में पहले ही आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, वहीं इस वायरस के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में ये असमानता अपनी चरम पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं कि अमीर अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।